हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो क्लास, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? सिद्रा, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? ओके वर्ता, सिद्रा, आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लें अपने रिसर्च से रिलेटेड। वर्ता, आप वो लिंक पेस्ट कर दो, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको वो भी एक रेफरेंस भी सेंड करूंगी, ठीक है, जिसके स्टार्ट में हम WHO लिखते हैं और आगे जो है वो लिंक पेस्ट किए होते हैं, ठीक है? बट मैंने आपको जस्ट अपने थीसिस का फ्रंट पेज सेंड किया था, उसके अंदर ऐसा कोई रेफरेंस नहीं यूज हुआ था, ठीक है? मैं आज आपको उसकी एक पिक्चर बनाकर सेंड करूंगी, आप उसके अकॉर्डिंग जो है लिंक पेस्ट कर देना। ओके सिद्रा, आज आपने आना है 2:30 पर। वर्दा, फैकल्टी ऑफिस में ही हूँ, वो सिद्रा फैकल्टी ऑफिस में ही हूँ कि मैं, ठीक है? आपने अपनी रिसर्च से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप पूछ लेना।
ओके क्लास, इसके अलावा आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है वो पूछ लें। सबने दूसरा भी खा लिया। चलो अच्छा है। सिद्रा, आप भी वर्धा के ग्रुप में हो ना, हेपेटाइटिस बी और सी का? हमारे वेरिएबल्स जो होंगे उसमें हमने क्या है, एक तरह से नॉलेज देखना है, जिसमें आप लिखेंगे स्टाफ नॉलेज, जस्ट नॉलेज लिख लें, ठीक है। सेकंड वेरिएबल हम बनाएंगे उसका नॉलेज अवेयरनेस होनी चाहिए। सेकंड क्या है, प्रोटोकॉल्स, और थर्ड जो है हम पॉपुलेशन का बनाएंगे कि कौन सी है, हेल्थ स्टेटस। मतलब आपने एक से रिलेटेड देखना है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी और सी डायलिसिस पेशेंट में देखना है,
तो उसमें हमें बेसिकली चेक करना है स्टाफ्स की अवेयरनेस और उनके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करती हैं। एक में एज, जेंडर, आप ऐसी बातें लिख लें। हमारे जो वेरिएबल्स होंगे हमने उसमें देखना है एज, जेंडर और ये डेमोग्राफिक डाटा है जिसमें हमने देखना है कि किस एज के लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और जेंडर कौन सा ज़्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, सेकंड में हमने ये देखना है अवेयरनेस देखनी है और थर्ड में ये है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। 3 वेरिएबल्स हमारे बन जाएंगे। फर्स्ट जो डेमोग्राफिक डाटा है उसमें आप अपनी मर्जी से कुछ और किस एज के लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, किस जेंडर के लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, इसमें अगर आप कोई और बात भी ऐड करना चाहती हैं तो वो अपने वेरिएबल्स में ब्रैकेट में लिख लें। ठीक है, डेमोग्राफिक डाटा और उसके अंदर ब्रैकेट डाल के ये 2 बातें लिखें, एज, जेंडर और जो भी और बात लिखनी है वो आप इसमें ऐड कर लें। सेकेंड वेरिएबल्स जो है वो अवेयरनेस और थर्ड में जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। चित्रा क्लियर हुआ? वो आज यहाँ बैठ के लेक्चर क्यों ले रही है? हम बोलने से तंग हो रहे हैं तेरी वजह से। तुम्हें पता है मैं ले रही और किसी को तो कह नहीं सकते कुछ, तुझे तो मैं कह सकती हूँ। हूँ। वर्दा टाइम ड्यूरेशन मैंने बता दिया था कि आप अभी फिलहाल जो है वो 3 मंथ्स लिखें। ठीक है, जनवरी टू मार्च, जनवरी टू मार्च तक अभी लिख दें। फॉर एग्जांपल अगर हमारा तब तक सैंपल कलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तो हम इसे मजीद जो है बढ़ा लेंगे। ठीक है, जैसे अप्रैल मार्च, मतलब अप्रैल से जून तक भी ले जा सकते हैं। फिलहाल 3 मंथ्स लिख लें। सबने 3 मंथ्स लिखा तो वर्दा आपने सुन लिया है? जी, आपने लिखना है मेथड्स ऑफ कलेक्शन में प्री डिजाइन क्वेश्चनेयर। मैं आपको कंप्लीट एक सेकेंड जो मेरी हमारा एक प्री डिजाइन क्वेश्चनेयर है, सेकंड इसकी बात है कि हमारे ओपन एंडेड नहीं है। ठीक है, हमारे क्लोज एंडेड होते हैं। आपको ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चनेयर में डिफरेंस पता होना चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चनेयर वैसे बट जो क्लोज्ड एंडेड जो हम लोगों ने यूज इधर करना है क्वेश्चनेयर वो क्लोज एंडेड होगा। ठीक है, क्लोज्ड एंडेड मीन इसमें जस्ट उसके पास पेशेंट के पास ऑप्शन होगा येस और नो, एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल होगा। ठीक है, मतलब हमने उसे खुद ऑप्शन देनी है और उसे बताना है कि वो इसमें से किस ऑप्शन पर सेटिस्फाई है। ये क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चनेयर हमारे होंगे। ओके, सिमरा आप पूछ रही हो मेथडोलॉजी के बाद क्या करना है। मेथडोलॉजी के बाद हमारा जो बेसिकली काम है वो डाटा कलेक्शन ही है। ठीक है, जब तक हमारी डाटा कलेक्शन नहीं होगा हम मतलब अपने रिजल्ट्स नहीं बना सकेंगे। जब तक हमारे रिजल्ट्स नहीं बनेंगे उसके बाद जो थोड़ा सा डिस्कशन होती है। ठीक है, जब सारा रिजल्ट्स वगैरह उसके जो है
कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद एक पेज पर हम डिस्कशन करते हैं जिसमें हम ओवरऑल स्टार्ट से लेकर एंड तक बात लिखते हैं कि हमने जहाँ एक पेज होगा, हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमारा डाटा कलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, इसलिए अगर आपने देखे मेथोडोलॉजी कर लिया है तो उससे पहले वाला काम कंप्लीट करें, जो कि इंट्रोडक्शन से पहले वाला था, जो मैंने आपको जैसे वो कॉपी सेंड की हुई है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की हुई है, उसमें जो है जैसे आप लोगों ने सबने जाहिर है डेडिकेट करना है। ठीक है, स्टार्ट करने का मेथड किस तरह है वो आप लोग देखें और इस तरह अपनी मतलब फॉर्मेटिंग तो करें तब तक। ठीक है, खाली टेबल्स ड्रा कर नेम लिखने हैं, फिगर्स नेम डालने हैं। ठीक है, वो 2 टेबल्स आप लोगों के बनेंगे, वो टेबल्स ड्रा कर ले। ठीक है, बाद में उसमें हम ऐड कर लेंगे एटलीस्ट चैप्टर्स नेम, तो आप अभी भी ऐड कर सकती है ना, मुझे चैप्टर्स वाला टेबल है मेरा, वो आप लोग वो कॉपीज ओपन करें। ठीक है, और उसमें से देखें कि वो चैप्टर्स किस तरह आप लोगों ने लिखनी है, वही चैप्टर्स सबके भी वही होते हैं। ठीक है, चैप्टर्स नेम ऐड करें और उसके बाद डायग्राम्स वाला या फिगर्स वाला पेज रह जाएगा टेबल। ओके वर्दा, मैं आपको एक सेकंड आपको बताती हूँ। ओके सिमरा, आपको क्लियर हुआ? तो ऐसे जिनको फॉर एग्जांपल अगर मेथोडोलॉजी या किसी और काम करने में मुश्किल आ रही है, या किसी एक स्टूडेंट ने मेथोडोलॉजी कर रहा है, कोई सेकंड जो है वो लिटरेचर रिव्यू कर रहा है, तो किसी एक को जस्ट ड्राफ्टिंग का काम दे दें कि उसने स्टार्ट वाला काम उसने करना है। ठीक है, सबकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए इसमें। तो वो स्टार्ट वाला काम किसी ऐसे स्टूडेंट को दें जिसने अभी तक बिल्कुल भी आपके साथ, जैसे कहते हैं ना, अपनी हेल्प नहीं की, उसे वो स्टार्ट वाला काम देते हैं। और इतनी डिटेल में जैसे वो डेडिकेशन है, इतनी डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को जस्ट हाफ पेज पे इनफ लगता है, ठीक है, पेरेंट्स को डेडिकेट करना है, जिसे भी करना चाहते हैं वो डेडिकेट करें। ठीक है, अपने ग्रुप्स मेंबर्स के नेम लिखें, एक पेज पे वो लिख कर रखें कि कौन कौन है आपके ग्रुप में। ठीक है, ये वाली पेज जो है ना, ये एक ही फाइल में सब कुछ करते जाएं। उसकी स्क्रीन नहीं शो हो रही, जस्ट वो ऑन है बट उस पर कुछ आ नहीं रहा, उस वाले सिस्टम पे। ये वाला सिस्टम इस पे मतलब तब से ऐसे ही है, ऑन नहीं हो रहा। अभी स्टार्ट करी है मैंने, मोबाइल पे ऑन की हुई है। ध्यान से मैंने किया है।
हेलो वर्षा, आपने पूछा स्टडी लोकेशन आपने क्या लिखनी है, तो आपने सेम जैसे उसी फाइल को ओपन करें। अच्छा, ये मैंने मेरी ये प्रपोजल था जिसमें विल यूज़ किया हुआ था। आप लोगों ने विल कहीं नहीं यूज़ करना, जस्ट उसे इसमें करना है। तो मुझे जो विल दिखाई था जल्दी में दिया, मैंने उसे इसमें कन्वर्ट कर दिया था, बट अभी भी इसमें एक विल मुझे दिखाई दिया है अभी। ठीक है, स्टडी लोकेशन में। तो आपने कहना है कि दिस स्टडी इज कंडक्टेड इन शालामार हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल में आपने ये स्टडी कंडक्ट की है, और बस आपकी स्टडी लोकेशन स्टडी एरिया तो वही है ना, शालामार हॉस्पिटल, डायलिसिस वार्ड ऑफ द शालामार हॉस्पिटल। ठीक है, दिस स्टडी इज कंडक्टेड इन द डायलिसिस सेंटर ऑफ शालामार हॉस्पिटल। ओके, आपने स्टडी लोकेशन पूछा और सेकंड पॉइंट क्या पूछा था? सेकंड पॉइंट पे पूछो वर्ता, रिपीट करना, वो मैसेज खत्म हो गए हैं। ठीक है, आप देखें पॉपुलेशन और एरिया सेम है। आपने लिखा डायलिसिस सेंटर। डायलिसिस सेंटर जो है शालामार हॉस्पिटल का आपकी लोकेशन है। सेंटर मीन के वार्ड जो है डायलिसिस वार्ड, वो लोकेशन थी। और पॉपुलेशन क्या है? डायलिसिस पेशेंट। ठीक है, डायलिसिस पेशेंट ऑफ द शालामार हॉस्पिटल आपकी जो है वो क्या है? टारगेट पॉपुलेशन होगी। जहां आपने पेशेंट्स वर्ड यूज करना है डायलिसिस पेशेंट। ठीक है, आपने डायलिसिस सेंटर वर्ड चूज करना है, वो आपकी लोकेशन बन जाएगी। ठीक है, लोकेशन वो है जहां से आपने डाटा लेना है, और जिनका डाटा लेना, जिनसे लेना है, वो क्या है? डायलिसिस पेशेंट। ठीक है, और इसके अलावा आपने देखिए सिर्फ डायलिसिस पेशेंट नहीं लेना जो स्टडी पार्टिसिपेंट्स हैं, आपने किन से लेना है? आपने स्टाफ से भी अवेयरनेस उनकी चेक करनी है। ठीक है, तो आपने क्या कहना है? डायलिसिस पेशेंट, ठीक है, और स्टाफ्स ऑफ द डायलिसिस वार्ड, दोनों ही पार्टिसिपेंट्स होंगे कि स्टाफ्स को कितनी अवेयरनेस थी और डायलिसिस पेशेंट्स को कितनी अवेयरनेस है। ठीक है, ओके। आपकी जो है सोर्स पॉपुलेशन और स्टडी पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, ये दोनों ही ऑलमोस्ट सेम होगी। ठीक है, तो आप जस्ट स्टडी पार्टिसिपेंट्स कर सकते हैं, जैसे स्टडी लोकेशन है उसके बाद स्टडी पार्टिसिपेंट्स अपनी हेडिंग में डाल सकते हैं। ठीक है, सो स्टडी लोकेशन के बाद आपकी जो हेडिंग आएगी वो होगी स्टडी पार्टिसिपेंट्स। तो आपके स्टडी पार्टिसिपेंट्स जो हैं डायलिसिस पेशेंट होंगे और डायलिसिस वार्ड के स्टाफ होगा। ओके क्लास, इसके अलावा और कुछ? आपने मुझे सेंड किया है अभी जो अपना लिटरेचर रिव्यू, ठीक है, मैं उसे देख रही हूँ। साथ में आप लोगों ने और कुछ भी पूछना है वो साथ में पूछते जाए। आपने जस्ट लिटरेचर रिव्यू में वो पैराग्राफ्स ऐड किए हैं या साथ में मेथडोलॉजी भी चेक की है, उसे रिवाइज किया है? पहले मैं आपकी मेथडोलॉजी चेक
जो मुझे सेंड किया है आपने अपना लिटरेचर रिव्यू। हेलो, लिटरेचर रिव्यू ये कौन सी वाला है? ओके, कोविड-19 का, ठीक है। सवा ताहिर, आपने मुझे सेंड किया हुआ है कोविड वाला। ठीक है, कोविड का जो है मैं उसका देख रही हूँ मेथडोलॉजी। ठीक है, मेथडोलॉजी के कमेंट्स पहले आप सुन लो। ठीक है, मेथडोलॉजी में आपने जो लिखा है स्टडी लोकेशन, स्टडी लोकेशन आपकी जस्ट यही है। मैंने कहा था विल वर्ड नहीं यूज करना, हमने फ्यूचर की बात नहीं करनी। आपने फ्यूचर की बात तब करते हैं जब दो टाइप्स की होती है। मैं आपको वैसे रिसर्च बताती हूँ। एक होता है जो हमारा फर्स्ट या क्लास, मेरी आवाज कहाँ पर कट हुई थी? आप लोग को प्रपोजल में डिफरेंस पता चला? प्रपोजल और रिसर्च वर्क मतलब थीसिस का। हेलो, ओके, मैंने डिफरेंस बता दिया था। ठीक है, दरमियान में और डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने डिफरेंस ये बताया कि प्रपोजल वो होता है जो हम अपना काम स्टार्ट करने से पहले जस्ट जिसे कहते हैं ना कि एक समरी देते हैं, जिसमें हमने अपना टॉपिक लिखना होता है और ये बताना होता है कि इस टॉपिक में मतलब ये अब तक काम हो चुका है और ये रिसर्च गैप है। ठीक है, जो हम मजीद जो है जिस पर सर्च करना चाहते हैं, और फिर ये बनाकर जस्ट एक समरी बनाकर हमने हायर पास्ट की बात करनी है कि आपने ये काम यहाँ पर किया था, किया है। ठीक है, ये नहीं लिखेंगे कि यहाँ मैं काम करूंगी। ये प्रपोजल लिख, ये आपने आपने काम कब किया है, बाद का काम लिख रही हैं कि मैंने यहाँ पर डाटा कलेक्ट किया था, फिर ऐसा हुआ और वैसा हुआ। ठीक है, मतलब हम आपने सारी बात पास्ट की करनी है और इज वर्ड यूज करके करनी है, इज या वाज। ठीक है,
ओके सबा, ये देखें आपने जो है स्टडी लोकेशन है वो थोड़ी सी चेंज करनी है। उसमें आपने लिखना है एनालिसिस इज परफॉर्म एट शालामार नर्सिंग कॉलेज। विल बी को कटिंग करके इज डालना है आपने। ओके, सो सेशन में आप ठीक है। फॉर सैंपल्स की बजाय आप फॉर स्टडी लिख लें, ठीक है। द पॉपुलेशन सोर्स फॉर दिस स्टडी are individuals greater than 18 years of age, residents of Shalamar area of Lahore. फॉर दिस स्टडी, ठीक है, स्टडी वर्ड चूज कर लें। ठीक है, इंक्लियन क्राइटेरिया में आपने क्या लिखा है? ओके, सैंपल साइज डिटर्मिनेशन, उसमें आपने लिखा है ऑल अवेलेबल एंड एलिजिबल, ठीक है, जो अवेलेबल हैं या एलिजिबल हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट सेंटेंस बन रहा है, आप इसे ऑल एलिजिबल, ठीक है, इनके साथ डी डी लगाएं। अवेलेबल एंड एलिजिबल, ठीक है, जो भी अवेलेबल थे और एलिजिबल थे। और आपने नीचे जो है सैंपल साइज डिटर्मिनेशन, उसमें जो टाइम पीरियड लिखा हुआ है वो आपने फरवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक लिखा हुआ है। और उससे पहले आपने लिखा है 12 मंथ्स। मैंने आपसे ऊपर सबसे ऊपर ये चेंज करवाया था स्टडी पीरियड में। आप सैंपल साइज डिटर्मिनेशन, सब आप सामने देख रहे हो ना अपना ये मेथोडोलॉजी। उसमें आपने जो है इसमें भी अपना टाइम पीरियड ठीक करना है। 12 मंथ्स नहीं है, ठीक है, 3 मंथ्स करें इसे सैंपल साइज डिटर्मिनेशन में। और उसके बाद जो है सैम्पलिंग मेथड, उसमें भी आपने विल बी कंडक्टेड यूज किया होगा, ठीक है। तो मैंने जब ये फाइल दी थी आप लोगों को साथ शेयर की थी, वो मैं ड्यूरिंग लेक्चर ही मैंने वैसे ही उठा के शेयर कर दी थी। कुछ में से मैंने विल बी को मतलब चेंज कर दिया था और साथ में, बट मैंने जरूर ये गाइड किया था कि आप लोगों ने विल बी नहीं यूज करना, ठीक है। सैम्पलिंग मेथड में भी आपने विल बी यूज किया हुआ है, उसे आप करें। क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज कंडक्टेड एंड डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम जनरल पॉपुलेशन, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी ठीक कर लें, सैम्पलिंग मेथड वाला। ओके, क्लियर हो गया। उसके बाद आपने जो लिटरेचर रिव्यू में ऐड किया वो मैं देख लेती हूँ, और वर्ता मैं आपको उसके बाद बताती हूँ, और डायबिटीज का भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है।
सबा आपने ये तो अभी चलें ठीक है, लिटरेचर रिव्यू तो आपका हो गया है, ठीक है। उससे पहले मतलब मैं लोगों को डायबिटीज से रिलेटेड इन्होंने अभी तक क्या किया है मैं वो बस देख लूं। आमना आपने डायबिटीज से रिलेटेड क्या पूछना है वो पूछो मुझसे। आमना आप सुन रहे हो? ओके सबा, मैं आपको ये पढ़ के फाइनल करके बता दूंगी, ठीक है। जैसे ही अगर वो, क्योंकि रीफ्रेज करने में फॉर एग्जांपल आप रीफ्रेज करके मुझे सेंड करते हो, उसमें फिर मैं कहती हूँ नहीं ये पैराग्राफ नहीं ठीक, ठीक है, वो मेहनत ज्यादा होनी थी। कोई बात नहीं, आपने मुझे ये भी कॉपी पेस्ट किया हुआ है। जब ये फाइनल हो जाएगा बट आप उसके बाद जरूर इसे रीफ्रेज करना, ठीक है। अदरवाइज प्लेजरिज्म आता है। प्लेजरिज्म मीन ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपका एक थीसिस है जिसमें से मैक्सिमम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 400 पेजेस लिखे हैं और है जो प्लेजरिज्म चेक करते हैं, उसमें से कुछ यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया होता है कि मैक्सिमम 10% प्लेजरिज्म अलाउ होता है कि वो कॉपी पेस्ट चल जाता है, ठीक है। तो ये लाजमी चेक होता है प्लेजरिज्म। तो आपका ऐसे प्लेजरिज्म 10% से ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। ओके आमना, आपका भी काम है देखने वाला, ठीक है। ओके सबा, मैं पैराग्राफ भी देख लेती हूँ, बट आपको जो मैंने मेथोडोलॉजी का कहा है वो आप ठीक कर लो, ठीक है। आपका ये मेथोडोलॉजी का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा साथ में। आज आपके पास ये दरमियान में डेज आएंगे, ठीक है, वीकेंड है दरमियान में, तो आपने मेथोडोलॉजी कंप्लीट करने के बाद फॉर एग्जांपल लिटरेचर रिव्यू नहीं भी चेक होता, तो आपने जो मैंने स्टार्ट का काम कहा है ना, कि आपका थीसिस स्टार्ट करने से पहले जो आपने ड्राफ्टिंग वाला काम करना है वो सबके पास, पूरी क्लास के पास ये डेज होंगे। तो सब आप जो है अपना स्टार्ट वाला ड्राफ्टिंग वाला काम कर लें, ठीक है। और डायबिटीज वाला तो मैं मस्ट बता दूंगी ताकि उनका भी पेपर भी फाइनल होना है, सब कुछ होना है। हेलो, क्लास अपनी अटेंडेंस पहले मार्क करवा लें।
क्लास अपनी अटेंडेंस लगवा लें जो रह गए हैं। वर्ता, आपने पूछा इंक्लूजन क्राइटेरिया, ठीक है। आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया होगा डायलिसिस पेशेंट और डायलिसिस पेशेंट्स, डायलिसिस वार्ड के जो स्टाफ्स हैं, ठीक है। तो आपका एक्सक्लूजन क्राइटेरिया वो होगा जो कि शालीमार हॉस्पिटल में आकर जस्ट एडमिट होते हैं, ठीक है, और उनका इमरजेंसी जो है वो डायलिसिस होता है। मतलब कि वो परमानेंट पेशेंट नहीं होंगे डायलिसिस से। जो यहाँ के परमानेंट पेशेंट्स हैं डायलिसिस सेंटर के, वो आपके इंक्लूजन क्राइटेरिया में होंगे। और जो पेशेंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट उनका एडमिशन हुआ था, उनके 1-2 डायलिसिस यहाँ पर हुए, उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, बट उनके डायलिसिस कहीं और से हो रहे होते हैं, वो आपका एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होगा। बता, सुना है आपने? हेलो बता, आपको समझ आ गई है जो मैंने बोला है? ठीक है, जो यहाँ के परमानेंट पेशेंट्स हैं डायलिसिस के, वो आपके इंक्लूजन क्राइटेरिया में होंगे, बट जो पेशेंट एडमिट होते हैं और जस्ट उनके यहाँ पर 1 या 2 डायलिसिस होते हैं, वो आपके एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आ जाएंगे। The patient staffs and patients who are permanent assigns in the dialysis and assigns in the dialysis center of the Shalimar Hospital are included in this study, ठीक है। वो आपका inclusion criteria होगा। Staff and patients who are permanent assigns. Came in dialysis center just for their just for the time of duration in which they are admitted in Shalamar Hospital were not included in this study. ठीक है, तो क्या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होगा? डायलिसिस पेशेंट्स हु केम इन डायलिसिस सेंटर just during their stay in the in Shalimar Hospital.
स्टे ऑफ एडमिशन, ठीक है। नजफ बतूल, आप प्रेजेंट हो या नहीं प्रेजेंट? ओके क्लास, टेक केयर।
जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है? सिद्रा, लाइबा, रौलिका, वर्दा, आवाज़ आ रही है बेटा आप लोगों को मेरी? ओके दैट्स फाइन। अच्छा, कल मैंने आपको सिमरा और वर्दा लोगों की ड्यूटी लगाई थी कि उन लोगों ने मुझे वर्ड पे जो है ना वो बना के देना है, टॉपिक बना के देना है टेस्ट स्केड्यूल का। लेकिन मुझे लाइव उसने सिमरा ने कुछ टॉपिक सेंड किए थे कि जिसमें जो है उसने मुझे कुछ ऐसे टॉपिक्स भी उसने बताया जो कि पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन वो कह रही है कि नहीं पढ़े हुए। ठीक है, अब आई डोंट नो सिमरा उस क्लास में नहीं थी, क्या सीन था, लेकिन वो मेरे लेक्चर स्केड्यूल के अंदर आ रहा है कि वो टॉपिक्स जो है वो पढ़ाए हुए हैं। इसमें से शायद अगर वर्दा यहाँ पे मौजूद है तो उनको याद होगा कि पावर पॉलिटिक्स का एक टॉपिक था जो कि हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया था। वर्दा, आर यू हियर इन द क्लास? ठीक है, तो उसमें वर्दा मतलब जी इरम, लाइबा, डू यू थिंक कि हमने वो पावर पॉलिटिक्स का चैप्टर किया था? और वेयर आर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? बाकी लोगों को क्या प्रॉब्लम है, वो क्लास में क्यों नहीं आते हैं? दिस इज़ नॉट फेयर। क्लास के मतलब क्लास का टाइम जो है वो मैं 10 मिनट वैसे ही लेट आती हूँ ताकि सारे लोग आ जाए, लेकिन स्टिल 7 to 8 जो है वो स्टूडेंट्स हैं वो मौजूद है। अच्छा लाइबा, कल सिमरा ने मुझे ये बात कही है, जो उसने मुझे लिस्ट भेजी है बेटा, उसने कहा है कि ये हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए। ठीक है, इसमें से पावर पॉलिटिक्स का जो है वो लेक्चर था, उसने मुझे व्हाट्सएप किया था। ठीक है, तो लाइबा ने लेकिन इस चीज़ का एतराफ़ किया है, तो पावर पॉलिटिक्स हमने पढ़ा हुआ है। एनी हाउ मैं वो भी रिपीट आपको करवा दूंगी और जो उसने रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स बताया वो भी मैं करा दूंगी। लेकिन लाइबा किधर हैं ये दोनों? इनको कहें कि क्लास में आए। दिस इज़ नॉट राइट वे। मतलब ये क्लास का टाइम आप लोगों के लिए अरेंज किया जाता है। जी, वेयर आर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? प्लीज से कम ऑनलाइन, सो विल वी स्टार्ट सेशन। अदरवाइज मैं स्टार्ट करा देती हूँ, फिर मुझे ये कोई ना कहे। सिमरा, आपने मुझे, मैं रिपीट करा देती हूँ, नो इशू, लेकिन मैं ये कह रही थी कि आप ये आपने मुझे उन टॉपिक्स में इसको इंक्लूड करके दिया था जिसमें ये लिखा आ रहा था कि मतलब ये टॉपिक सिरे से पढ़ाया ही नहीं गया पावर पॉलिटिक्स के। मैं मतलब उसमें मुझे रिपीट कराने में कोई इशू नहीं है बेटा, आप मुझे पूरी बुक भी रिपीट करने के लिए बोलेंगे मैं कर दूंगी, नो इशू। बट उसको थोड़ा सा मुझे मतलब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि यार पता नहीं आइदर मैंने उस टॉपिक को लेके नहीं चली अभी तक, ये पीछे रह गया। ठीक है, तो इस वजह से। और क्या कहते हैं, अभी भी बाकी स्टूडेंट्स अभी तक बिल्कुल नहीं आ रहे क्लास में, फिर वो लोग कहते हैं कि हमारा ये टॉपिक रह गया, ये टॉपिक रह गया, ये टॉपिक रह गया। फिर मैं उस चीज़ के लिए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ ना कि जब क्लास का एक टाइम है आप उसमें नहीं आ रहे, लेक्चर टाइम पे आके नहीं ले रहे और फिर आप कह रहे हैं कि मतलब कि हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, तो दिस इज़ नॉट राइट वे। ठीक है, अब सिमरा आई डोंट नो उस दिन क्लास में नहीं थी। ठीक है, वर्दा भी एक्टिवली बिल्कुल भी नहीं पार्टिसिपेट कर रही है क्लास में। वर्दा एटलीस्ट मैंने आप यू आर अ सीआर ना, मुझे जो रिस्पॉन्सिबल लग रहा है अली हमजा तो बिल्कुल नहीं पार्टिसिपेट करता। तो मतलब वर्दा और सिमरा की मैंने इसलिए ड्यूटी लगाई थी कि यू पीपल आर रिस्पॉन्सिबल, लेकिन बिल्कुल भी आपने वर्दा सीरियस नहीं लिया इस चीज़ को। सो डेफिनेशन ऑफ एक्रेडिटेशन की हम लोग बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो एक्रेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना. It is defined as process of quality assurance that determines whether an institution meets the established standards for the function, structure and performance. ठीक है, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो पर्टिकुलर फंक्शन और को परफॉर्म करने के लिए, पर्टिकुलर सर्विसेज जो है वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करने के लिए आइदर हम देखते हैं कि वो स्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस वाइज क्या उस क्राइटेरिया को, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को मीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्रेडिटेशन. सो इट इज सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंटल एंड नहीं बेटे सुना, सॉरी की बात नहीं है बच्चे, आप 10 दफ़ा कहो दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपीट. ठीक है, मुझे बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई ग्रीवियंस नहीं है आपसे, बट मैं ये चाह रही थी बेटा कि मैं डिफ्रेंशिएट कर सकूं कि व्हाट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एंड व्हाट इज़ न्यू फॉर अस. ठीक है,
तो इस ग्रीवियंस मुझे आपसे कोई नहीं है, यू आर ऑल्सो ओबीडियंट स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन प्लीज उसको थोड़ा सा वर्दा स्टिल जो है वो नॉन सीरियस शो कर रही है अपना एटीट्यूड. So it is self-regulatory process by which a governmental and the non-governmental organization grant formal recognition to program or the institution that meet stated. अब किसी भी प्रोग्राम को और किसी भी आपकी एनजीओ को या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलाने के लिए जो है वो ख़ास किस्म की कहने के फॉर्मल रिकग्निशन मिल जाती है. और रिकग्निशन का जो ये प्रोसेस है ये आपका कहलाता है एक्रीडेशन, ठीक है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब वो रिकग्निशन किसी सिस्टम में मौजूद किसी प्रोग्राम को भी हो सकती है, और अगर किसी सिस्टम में मौजूद किसी प्रोग्राम की नहीं तो फिर ओवरऑल वैसे ही जो है उस इंफ्रास्ट्रक्चर या उस ऑर्गेनाइजेशन या उस एनजीओ की हो सकती है. नेक्स्ट आ जाता है स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी बाय फुलफिलिंग इंडिकेटर्स एस्टैब्लिश बाय ईच इंस्टीट्यूशन. अब जो स्टैंडर्ड हैं क्वालिटी के वो हम देखते हैं, उन इंडिकेटर्स को देखते हैं जो कि हर इंस्टीट्यूशन से डेवलप होते हैं. मतलब एक गोल्ड स्टैंडर्ड सेट क्राइटेरिया हम सेट कर लेते हैं कि हमने सेट क्राइटेरिया के मुताबिक चलना है. सो स्टैंडर्ड्स आर मॉडल और एन एग्जांपल टू स्ट्राइव टू अचीव, ठीक है. और स्टैंडर्ड्स वो मॉडल होते हैं या वो एग्जांपल्स होते हैं जिनको अचीव करने के लिए हम ये सारी की सारी तगोदो करते हैं. स्टैंडर्ड्स represent what universities are required to fulfill in order to be accredited. और स्टैंडर्ड्स ही वो रिप्रेजेंट करते हैं कि वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हम फुलफिल करें इन ऑर्डर्स को एक्रेडिटेशन पर्पस के लिए. अब बात नेक्स्ट आ जाती है इंडिकेटर. इंडिकेटर इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट द मेजर ऑफ द वन कैरेक्टर. अब किसी भी खास वेरिएबल की खास प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए जो हम एक स्टैटिस्टिक यूज़ करते हैं, एक वेरिएबल यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये इंडिकेटर है. इंडिकेटर्स आर मेजरेबल वेरिएबल्स. इंडिकेटर्स जो है वो मेजरेबल वेरिएबल्स होते हैं that can be used to determine the degree of adherence to the standards of the level of the quality achieved. अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम जो है क्या वो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है. जो भी आपने अपना गोल्ड स्टैंडर्ड रखा हुआ है वो इस क्राइटेरिया उस डिग्री के साथ अपनी एडहेरेंस शो कर रहा है या नहीं कर रहा, उस पर्पस के लिए जो आपका एक स्टैटिस्टिकल टूल है वो कहलाता है इंडिकेटर. और ये बेसिकली मेजरेबल होता है. इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं. सो इंडिकेटर आर यूज्ड एज एविडेंस ऑफ सक्सेस इन अकॉम्प्लिशिंग द गोल और द इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स. सो ये जो इंडिकेटर है जो कि एक स्टैटिस्टिकल टूल है वो कहता है कि ये आपके पास उस इंस्टीट्यूशन या उस प्रोग्राम की ओवरऑल अकम्पलिशमेंट या उसके ऑब्जेक्टिव या गोल को फुलफिल करने की अकम्पलिशमेंट से रिलेटेड होता है. अब नेक्स्ट हमने देखना है कि पर्पस क्या होता है एक्रीडिटेशन का. So the purpose of the accreditation is to ensure that minimum standard of the quality are met. Most accrediting agencies states they aims to achieve higher than minimum standard as determined by the peers in the field, ठीक है. मतलब उनका मिनिमम स्टैंडर्ड क्वालिटी को हमने देखा जाता है कि वो मीट करता है या नहीं करता. मोस्टली एजेंसीज जो कि ये बताती हैं कि अचीवर जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो क्वालिटी अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा. सही है. सो इसका जो इसके अलावा जो सेकंड इसका मेन पर्पस है इज टू प्रोवाइड रिकग्निशन फॉर फंडिंग एंड स्टूडेंट फाइनेंशियल एड. जब एक इदारे को एक प्रोग्राम को डेफिनेटली अगर रिकग्निशन मिलेगी तो रिकग्निशन मिलने का मतलब ये है कि वो मतलब हमें इंटरनेशनल डोनर भी उसके अंदर डोनेट करेंगे, फंडिंग्स भी आएंगी, और अगर कोई एकेडमिक प्रोग्राम है तो उसमें क्या होगा, फाइनेंशियल एड्स भी आपको स्पॉन्सर की जाएंगी. The third purpose is to ensure consistency in quality across academics program, ठीक है. और जो इसका थर्ड पर्पस है वो ये बताया गया है कि ऑल ओवर जो है वो एकेडमिक प्रोग्राम को कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. thus facilitating transfer of academic credit from one institution to another. लिहाजा हम क्या करते हैं, हम ट्रांसफ़र करते हैं एकेडमिक क्रेडिट को फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर इंस्टीट्यूशन. And the fourth thing is to acknowledge the comparability of the one degree to another in the same field across the region. फिर हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसी एक डिग्री पे एक चीज़ को दूसरी डिग्री के साथ इन द सेम फील्ड अक्रॉस द रीजन्स, ठीक है. अब डिफरेंस अगर देखा जाए बिटवीन प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशन एक्रीडिटेशन तो वो ये है.
अब किसी प्रोग्राम को अगर हमने करवाना है एक्रीडाइट करवाना है या किसी इंस्टीट्यूशन को हमने एक्रीडाइट करवाना है, तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? नंबर 1, प्रोग्राम एक्रीडेशन रेफर्स टू द एक्रीडेशन टू एकेडमिक कोर्सेज सच एज साइंस, एजुकेशन, कॉमर्स, लॉ, इंजीनियरिंग एंड नर्सिंग। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये आपके पास वो सारे के सारे कोर्सेज आ गए हैं जो कि इस पर्पज के लिए यूज होते हैं। सो इंस्टीट्यूशन एक्रीडेशन रेफर्स टू एक्रीडेशन टू स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज एज होल। और इंस्टीट्यूशन एक्रीडेशन के अंदर जो होती है आपके पास एक्रीडेशन ओवरऑल टू स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। ठीक है, हम इनको देखने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ एक्रीडेशन। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एक्रीडेशन। नंबर 1, प्रोबेशनरी एक्रीडेशन आ जाती है, प्रोविजनल एक्रीडेशन आ जाती है एंड फुल एक्रीडेशन आ जाती है। ठीक है, उसमें आपके पास प्रोबेशनरी है, प्रोविंशियल है और फुल है। अब इसको हम जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पे डिस्कस करना है। व्हाट इज प्रोबेशनरी एक्रीडेशन? प्रोबेशनरी जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि अभी उसके प्रोबेशन पीरियड पे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को डाला जाता है कि अभी आप इसको देखें, 2 साल ले लें, 3 साल ले लें, प्रोबेशन पीरियड पे है। इसको चेक करेंगे क्या ये वो सारे के सारे स्टैंडर्ड क्राइटेरियाज को फुलफिल कर पा रहा है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये प्रोबेशनरी एक्रीडेशन के अंदर आता है। इट इनेबल्स द नर्सिंग इंस्टीट्यूशन और द ऑर्गेनाइजेशन अप्लाइंग फॉर एक्रीडेशन फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 3 years विल सिट कंप्लीटिंग द रिक्वायरमेंट। यानी कि 3 साल से कम जो टेन्योर है उसका टाइम नहीं होता और उसमें उसको ओवरऑल ऑब्जर्व किया जाता है कि आइदर ये उस क्राइटेरिया को मीट कर पा रही है या नहीं कर पा रही, और जो टोटल आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो लेस देन 3 years होना चाहिए। उन 3 years से नीचे जो है वो आपने टोटल जो है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, जिसमें लैब्स हैं, आपकी लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके अगर कोई भी प्रोग्राम है उसके आपके क्लासरूम्स ले लें। ठीक है, या जो भी मतलब जैसे मैं इस कॉलेज की बात कर रही हूँ तो ओवरऑल जो है वो हम कॉलेज लेवल पे या किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। प्रोविंशियल में जो है वो आपकी प्रोविंशियल लेवल के ऊपर आ जाती है, मतलब हायरार्की चेंज होती जाती है। तो प्रोविंशियल में इट इनेबल्स नर्सिंग इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन विच हैज बीन एक्रीडेटेड। ठीक है, इसमें आपने इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन दोनों में से किसी एक को एक्रीडेट करवाना होता है, बट विच कंप्लाइज विद मोस्ट बट नॉट ऑल ऑफ द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड टू ऑपरेट फॉर अ पीरियड नॉट मोर देन 1 year। ठीक है, और इसमें जो आपका पीरियड है वो नॉट मोर देन 1 year, वो 1 year से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास फुल एक्रीडेशन। इट इंडिकेट्स दैट इंस्टीट्यूशन कंप्लाइज विद ऑल द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स एंड मे ऑपरेट फॉर द पीरियड ऑफ द 5 years बिफोर अप्लाइंग फॉर री एक्रीडेशन। ठीक है, अब फुल एक्रीडेशन में क्या है कि मतलब प्रोबेशंस जब कंप्लीट हो जाते हैं तो प्रोबेशंस कंप्लीट होने के बाद जो है वो आपके हम चेक करते हैं कि उसने अब सब स्टैंडर्ड्स मीट कर लिए, आप उसको जो है ना वो फुल एक्रीडेशन दे दें। फुल एक्रीडेशन से मुराद ये है कि उसको फुल स्टैंडर्ड्स जो है ना वो आप प्रोवाइड कर दें कि ये फुली इस चीज़ के ऊपर आके काम कर सकता है, ये इंस्टीट्यूशन, ये प्रोग्राम, ये ऑर्गेनाइजेशन, तो वो फुल एक्रीडेशन के अंदर आ जाता है। अब देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, जैसे अब कोई भी नर्सिंग कॉलेज है वो फुल नया खुलता है तो उसको पीएनसी से यूएचएस से एक्रेडिट होने में टाइम लगता है। ठीक है, इसी वजह से पीएनसी हो गई या यूएचएस हो गया तो वो उसको क्या करता है, उनको जो भी नया इंस्टीट्यूशन खोला जाता है उनको क्या करता है, उनको एक प्रोबेशनरी पीरियड देता है कि इस प्रोबेशनरी पीरियड लेस देन 3 year 4 year के अंदर अंदर जो है वो आप अपना इसको कंपाइल कर लें। अब जो प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस एक्रीडेशन के लिए फेस करनी पड़ती हैं वो इसके अंदर बताई हैं। नंबर 1, क्वालिटी कॉन्शियसनेस एट ऑल लेवल विल टेक टाइम। मतलब हर लेवल की आपने स्किल लैब मेंटेन करनी है, कंप्यूटर लैब मेंटेन करनी है, ठीक है, ऑडियो लैब मेंटेन करनी है, इंग्लिश लैब मेंटेन करनी है। तो दीज आर ऑल दी क्वालिटी बेसिकली जिसके बारे में जो है वो एक पर्टिकुलर जो एक्रीडाइटिंग बॉडीज़ हैं वो कॉन्शियस होते हैं, या कह लें कि ये टूल्स होते हैं उनको किसी भी एक्रीडेशन को अप टू द मार्क रखने के लिए, उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए। नंबर 2, स्टांसेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, डिफरेंट स्टांसेस होते हैं, उनके अपने होते हैं और इन लोगों के जो है वो अपने होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया, पर्टिकुलर क्वालिटी को मीट करता है। कमिटमेंट ऑन कंसिस्टेंट बेसिस, और फिर आपकी कमिटमेंट आ जाती है कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर। हाई रेट्स ऑफ एट्रीब्यूशन विल रिक्वायर, हाई रेट्स जो है एट्रीब्यूशन के वो रिक्वायर होते हैं। रिपीटेड एंड कॉन्टिन्यूअल ट्रेनिंग, रिपीटेड और कॉन्टिन्यूअल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। पब्लिक सेक्टर विल टेक ए लॉन्गर टाइम टू गेट इनटू प्रोसेस, और जो आपका जो पब्लिक सेक्टर है वो क्या करता है, विल टेक ए लॉन्गर टाइम टू गेट इनटू प्रोसेस, मतलब उसको
ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है कंपैरेटिवली जो आपका दूसरा है। अच्छा, इसमें कोई एक्रीडेशन में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक रिपीट करते हैं। ओके, हाँ जी शीतल लाइबा, आवाज़ आ रही है बेटा आपको? सहर जी, आवाज़ आ रही है बेटा आप लोगों को? कैन आई स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, पावर एंड पॉलिटिक्स इन नर्सिंग, जैसे कि सिमरन ने भी कहा था इस टॉपिक के बारे में। जी, मेक श्योर प्लीज माय वॉइस इज ऑडिबल, voice is audible or not, Iram? And where are the rest of the students? Now I'm repeating lecture and no one is, not all class are present. Okay, start करते हैं हम लोग पावर एंड पॉलिटिक्स नर्सिंग। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं। कहता है एट द एंड ऑफ दिस सेशन unit we will be able to define politics, power and policy.
ठीक है. Number 2, discuss the different sources of the power. Number 3, describe reasons why nurses should know the political strategies. And number 4, describe ways to how power can be used constructively for professional purposes. ठीक है. सबसे पहले we will define what is politics. These are our two different definitions. So you can see Sullivan and Decker आपकी बुक जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो पहली डेफिनेशन है influencing the allocation of the scarce या limited resources, events and the decisions of the others. Basically a complex of relationship within an organization इंक्लूडिंग नॉर्म्स, वैल्यू एंड कल्चर. अब पॉलिटिक्स ये होती है कि बेसिकली लोगों का बिहेवियर होता है, ठीक है, और जो कि एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, ठीक है. अब इन्फ्लुएंस किस चीज़ पे कर रहा होता है, वो रिसोर्सेज पे, ठीक है. उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही होती है उसके अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट लोगों का जो एटीट्यूड है बेसिकली वो बेस कर रहा होता है उसके लिमिटेड रिसोर्सेज पे, इवेंट्स पे एंड डिसीजंस ऑफ द अदर्स पे, ठीक है. इसीलिए इसको जो है वो एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप का नाम दिया गया जिसके अंदर आपकी नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर आ जाते हैं. ऑन द अदर हैंड यू कैन से इन्फ्लुएंसिंग एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, इवेंट्स एंड डिसीजन, यानी कि जब इन्फ्लुएंस कर रही होते हैं, एक दूसरे पे असरअंदाज हो रहे होते हैं जो एलोकेटेड आपके पास रिसोर्सेज हैं, इवेंट्स हैं और डिसीजन हैं. रिलेशनशिप विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग नॉर्म्स, वैल्यूज एंड कल्चर, और जो रिलेशनशिप आ जाते हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन उसमें नॉर्म्स आ जाती हैं, वैल्यूज आ जाते हैं, कल्चर आ जाती है. अब नेक्स्ट उसने बात की है पावर की. कहता है द कैपेसिटी टू एक्ट एंड मेक चॉइसेस एंड डिसीजंस. अब किसी भी किस्म की कैपेसिटी जिसमें हम क्या करते हैं, चॉइसेस बनाते हैं, डिसीजंस लेते हैं रिगार्डिंग एनी सिचुएशन. एंड द कैपेसिटी टू क्रिएट ऑर्डर एंड सस्टेन इन्फ्लुएंस, और वो कैपेसिटी जिसमें हम ऑर्डर क्रिएट करते हैं और उस इन्फ्लुएंस को सस्टेन करते हैं, वो आ जाती है आपके पास, पावर आ जाती है, ठीक है. मतलब एक्ट करने की जो कैपेसिटी है अकॉर्डिंग टू चॉइसेस एंड एज पर डिसीजन, वो आती है आपकी पावर. और फिर उस ऑर्डर को सस्टेन करना है और उसको इन्फ्लुएंस बनाना है दूसरों के लिए, ठीक है. दूसरों के लिए भी उसको इन्फ्लुएंशियल बनाना है, वो पावर है. बेसिकली ये एक्टिंग अथॉरिटी होती है. जबकि ऑन द अदर हैंड जो पॉलिटिक्स होती है वो क्या होता है, वो लोगों का आपस में बिहेवियर होता है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज, एलोकेशन एंड द अदर थिंग्स व्हिच आर अवेलेबल इन आवर प्रेमिसेस, ठीक है. डू यू नो नाउ यू गॉट अंडरस्टैंड बिटवीन डिफरेंस बिटवीन पावर एंड पॉलिटिक्स. है नेहा, शीतल, वर्दा, जी, सिमरा, गेटिंग माई पॉइंट. अब समझ आया बेटा कि पावर और पॉलिटिक्स में क्या फर्क है. नो वन इज रिस्पॉन्डिंग मी. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. कहता है पावर बेसिकली इकोनॉमी मेक्स अप हु इज पावरफुल इन अ कंट्री, ठीक है. अब हमने ये देखना है कि पावरफुल कौन है कंट्री के अंदर. विमेन्स डोंट लाइक द रूल्स ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, हैव नॉट हिस्टोरिकली बीन इन्वॉल्व. अब ज़्यादातर अपने देखा जाए कि पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो ख़वातीन कम ही आती है, ठीक है, क्योंकि उनका टेम्परामेंट नहीं होता, सही है. क्योंकि पॉलिटिक्स में जो है वो आपको देखा जाए तो फुल फ्लैज जो है वो इन्फ्लुएंशियल बनना पड़ता है और प्रेशर्स को कह लें कि बफर करना पड़ता है. सो वुमेन्स की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, शॉर्ट टेम्पर्ड भी होती हैं, ठीक है. सो हिस्ट्री में भी देखा गया है कि वुमेन्स उस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती. पॉलिटिक्स इज लाइक अ फुटबॉल. अब पॉलिटिक्स जो है वो क्या है, इट्स लाइक अ फुटबॉल के मतलब एक झूठ इस तरफ से बोलेगा तो दो उस तरफ से बोलेगी, तीन चौथी पार्टी की तरफ से बोलेगी तो 6 7वीं पार्टी की तरफ से बोलेगी. सो पावर इज समथिंग एल्स, व्हाइल पॉलिटिक्स जो है वो क्या है, इट्स जस्ट लाइक अ फुटबॉल, मतलब एक्सचेंज ऑफ यू कैन से एज पर डिजायर ओपिनियन. सो पॉलिसी क्या है. अब कहता है द प्रिंसिपल दैट गवर्न्स एक्शन डायरेक्टेड टूवर्ड्स गिवन एंड्स. अब पावर में तो ये आ गया ना आपके पास कि एक पर्टिकुलर अथॉरिटी जो है वो आपको दे दी जाती है कि आपने इस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है. वो आपको जो है जो अथॉरिटी दी जाती है वो होती है आपकी पावर, ठीक है. अब उस पावर को आपने जिन प्रिंसिपल्स के तहत जिन डायरेक्शंस में आपने लेके चलना है, वो डायरेक्शंस, वो प्रिंसिपल्स, वो गवर्निंग एक्शंस, वो आपके क्या कहलाते हैं, वो पॉलिसी कहलाते हैं, ठीक है. मतलब पावर को वेव ऑफ करने के लिए, पावर के ऊपर प्रैक्टिकली वर्क करने के लिए जो एक स्टैंडर्ड एक्शंस आप यूज़ करते हो वो पॉलिसी कहलाते हैं, या आपकी सल्वन एंड डेकर कहती है, ठीक है. अब प्रोसेस इसके लिए क्या होता है, द कोर्स ऑफ ब्रिंगिंग प्रॉब्लम्स टू गवर्नमेंट एंड ऑब्टेनिंग टू रिप्लाई, ठीक है. अब इसमें क्या आ जाता है कि आप प्रॉब्लम्स लेके आते हो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर और उसको हल करवाने की कोशिश करते हो वाया देयर सेट पॉलिसीज. द प्रोसेस इंक्लूड्स एजेंडा सेटिंग. वही बात आ गई ना कि एक एजेंडा आप लेके आए जिसको आपने
उसको सेटल डाउन करने की कोशिश करनी है। फिर आपने उसकी डिज़ाइनिंग करनी है, फिर गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सेज देखने हैं, फिर आपने देखना है आइदर जो भी रिस्पॉन्सेज आए हैं वो फर्दर आगे इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, एंड एवेल्यूएशन करनी है। उसकी एवेल्यूएशन के बारे में हमने सारा का सारा चेक करना है। नर्सेज रोल इन पॉलिसी डेवलपमेंट, अब नर्सेज का क्या रोल है पॉलिसी डेवलपमेंट के अंदर वो देख लेते हैं। डिफाइन ए हेल्थ प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है, आप क्या करोगे कि हेल्थ प्रॉब्लम्स आप डिफाइन करोगे फॉर गवर्नमेंट एजेंसी। ब्रीफ एंड इलेक्टेड ऑफिशियल अबाउट दी हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, और हेल्थ प्रॉब्लम्स को जो है वो आप देखोगे, ब्रीफ उसके ऊपर इलेक्शन करोगे, वोट इन ऑल इलेक्शन, ठीक है, और फिर आप वोटिंग करोगे, उसके लिए आप कंपेन चलाओगे, ठीक है, मीडिया से बात करोगे, सर्व एज नर्सेज ऑफ द डे, और आप बाकायदा जो है वो जैसे हमारी YN यंग नर्सेज एसोसिएशन एंड यूनियंस बनी है, और इसके अलावा हम नर्सेज डे भी इसी वजह से करते हैं सेलिब्रेट। सो वर्क ऑन एडवाइजरी एंड पॉलिसी मेकिंग बॉडीज, और फिर जैसे PNC के अंदर जो है वो एक एडवाइजरी बॉडीज पॉलिसी मेकिंग जो है वो पॉलिसीज बैठी हैं, तो वो सारी की सारी इसी के ऊपर काम करती हैं। आगे फिर हम देखते हैं कि जो पावर है ये बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं। तो 3 डिफरेंट सोर्सेज में बताया, डिफरेंट सोर्सेज में सबसे पहले है लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर जो है अ मैनेजर्स राइट टू मेक रिक्वेस्ट बिकॉज ऑफ द अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, ठीक है, एक मैनेजर का जो राइट होता है कि वो रिक्वेस्ट करे क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हायरार्की पे मौजूद होता है, वो उसकी लेजिटिमेट पावर होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है आपके पास इनफॉर्मल पावर, इंडिविजुअल हु डज नॉट हैव द स्पेसिफाइड मैनेजमेंट रोल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। अब किसी एक ऐसा पर्सन, मैनेजर की तो चले डेजिग्नेटेड है ना, हमें पता है, लेकिन एक ऐसा पर्सन जिसकी डेजिग्नेटेड ही नहीं है, ठीक है, और एंड हु डज नॉट हैव स्पेसिफाइड मैनेजमेंट रोल, ठीक है, वो आ जाता है आपके पास इनफॉर्मल पावर के अंदर। अब टाइप्स ऑफ पावर की अगर बात करें, ये अक्सर UHS में क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें कोरेसिव पावर है, मतलब जिसमें हम अगर किसी को हमने उस अपना एक्शन शो करना होता है तो उसको हम वाया पनिशमेंट करते हैं, किसी किस्म की कोई उसके साथ रिवेंज रखते हैं, ठीक है, और वो रिवेंज जो होता है वो भी फॉर्मल होता है, किसी भी किस्म की असॉल्ट है या कुछ और है, ठीक है, या उसको शो कॉज निकाल दिया या फिर उसकी इंक्वायरी स्टैंड कर दी, तो इसलिए इस तरह की जो कोरेसिव पनिशमेंट्स हैं वो आपकी मैनेजमेंट के अंदर आ जाती हैं। इंफॉर्मेशनल पावर आ जाती है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आप एक्सचेंज करते हो, ठीक है। लेजिटिमेट पावर जैसे कि एक मैंने आपको बताया मैनेजर्स की फर्स्ट हैंड ये जो है वो एबिलिटी होती है कि वो इसको वेव ऑफ कर रहे हैं। रेफरेंट पावर आ जाती है, रिवार्ड आ जाती है, उसके बाद नंबर 6 करिश्मेटिक आ जाती है, एक्सपर्ट आ जाती है, कनेक्शन है, पोजीशन है, एंड पर्सनल है। अब सबसे पहले कोरेसिव को इसको हम इंडिविजुअली 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं। Power based on the penalties and manager might impose if the individual or the group does not comply with authority। अब वही बात आ गई कि उसका कोई शो कॉज निकाल दिया, कोई इंक्वायरी स्टैंड कर दी, किसी भी किस्म का उसको जो है वो टेम्परेरी तौर पे जो है वो उसको सीट से हटा दिया गया। तो दीज आर ऑल जो है वो फॉर्मल वेज ऑफ पनिशमेंट बाय यूजिंग ऑफ कोरेसिव पावर, ठीक है। अब इनफॉर्मल पावर के अंदर पावर बेस्ड ऑन एन इंडिविजुअल्स एक्सेस टू वैल्यू डाटा। अब वो पावर जो कि बेस कर रही होती है इंडिविजुअल की एक्सेस वैल्यू डाटा के ऊपर, वो आपकी इंफॉर्मेशनल पावर आ जाती है। लेजिटिमेट पावर के अंदर मैनेजर्स राइट टू मेक रिक्वेस्ट बिकॉज ऑफ अथॉरिटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। अब मैनेजर्स का वो राइट जिसमें वो रिक्वेस्ट बनाता है बिकॉज ऑफ अथॉरिटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, अपनी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के अकॉर्डिंग, वो लेजिटिमेट पावर आ जाती है। रेफरेंट पावर क्या होती है? पावर बेस्ड ऑन दी एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर एन इंडिविजुअल। अब वो पावर जो कि बेस्ड कर रही होती है एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर एन इंडिविजुअल के ऊपर, वो आपकी रेफरेंट पावर आ जाती है। रिवार्ड पावर यानी जिसमें आप कोई रिवार्ड ऑफर करते हैं। पावर बेस्ड ऑन इंड्यूसमेंट ऑफर्ड बाय द मैनेजर in the exchange for the contribution that advance the manager's objective, ठीक है। अब जो मैनेजर उसको रिवार्ड ऑफर कर रहा होता है वो रिवार्ड पावर में आ जाती है। करिश्मेटिक पावर में पावर बेस्ड ऑन वैल्यूड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिलीफ, और वो पावर जो कि वैल्यूड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स और बिलीफ में आ जाती है वो आपकी करिश्मेटिक पावर के अंदर आ जाती है। एक्सपर्ट पावर के अगर देखें तो पावर बेस्ड ऑन दी मैनेजर्स पोजेशन ऑफ यूनिक स्किल्स, नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस, मतलब कि वो कितना एक्सपर्ट है एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ के अंदर, उसके अंदर देख ली जाती है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी कनेक्शन पावर, पावर बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लिंक्स टू इन्फ्लुएंशियल और प्रेस्टिजियस पर्संस विद इन एंड आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोई भी ऐसी पावर जिसमें इंडिविजुअल्स की फॉर्मल और इनफॉर्मल लिंक्स जो है वो हम देखते हैं कि इसके इन्फ्लुएंशियल या प्रेस्टिजियस पर्संस के साथ जो है वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कितने लिंक है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये लोग कितना इन्वॉल्व है, ठीक है।
पोजीशन पावर, पावर ऑफ एन इंडिविजुअल दैट इज डिटरमिन्ड बाय हिज और हर रैंक और द रोल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई लोअर लेवल मैनेजर है तो कोई टॉप लेवल मैनेजर है तो दोनों मैनेजर, लेकिन उनकी हायरार्की डिफरेंट है, ये पोजीशन पावर है। पर्सनल पावर, पावर बेस्ड ऑन एन इंडिविजुअल्स क्रेडिबिलिटी, reputation, expertise, experience, control of resources और information and ability to build trust। ठीक है, पर्सनल पावर में ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती है, क्रेडिबिलिटी आ जाती है, रेपुटेशन आ जाती है, एक्सपर्टीज आ जाती है, कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज आ जाते हैं एंड एबिलिटी टू बिल्ड ट्रस्ट आ जाता है। रीजंस वाई नर्सेज शुड नो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिसमें नर्सेज को आपको चाहिए कि वो देखना चाहिए। इन्फ्लुएंस दी हेल्थ केयर डिसीजन रिसोर्सेज, मतलब ये देखना है कि हेल्थ केयर डिसीजन रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे मौजूद है। चेंज द इमेज ऑफ द नर्सिंग, ठीक है, आपने जो है वो उसका ओवरऑल प्रोफेशन का जो इमेज है उसको चेंज करना है। रिप्लेस डिस्टॉर्टेड स्टीरियोटाइप, ठीक है, और जो स्टीरियोटाइपिंग है आपने उसको अवॉइड करना है। फॉर एग्जांपल फिजिशियन हैंडमेडन, कि मतलब आपको बताया कि फिजिशियन के बरूए कार है, एवरी टाइम उनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चीप लेबर, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, ठीक है, एंजल ऑफ मर्सी, ठीक है, वेनप्यूरेटिव हेरिडन, ठीक है, यानी वेनप्यूरेटिव हेरिडन से बनाते हैं अब्यूसिव वॉर्न आउट हॉर्सेस, ठीक है, उसको बोलते हैं मुहावरा है। रीजंस व्हाई नर्सेस शुड नो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज, तो क्यों नर्सेस को जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज का पता होना चाहिए। मतलब नर्सेस का काम तो जो है कि पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना, वाइटल्स करना, उसकी वूंड को केयर करना, उसकी साइकोलॉजिकल केयर करना। पॉलिटिक्स की क्यों जरूरत होती है, तो कंट्रोल द प्रोफेशन, ठीक है, जिस किस्म की इसके अंदर हरकतें होती हैं उनको इनका भी इल्म होना चाहिए। बिल टू एड्रेस द नर्सिंग शॉर्टेज, और वो सारे के सारे बिल्स जो कि शॉर्टेज में जा रहे हैं वो एड्रेस करवाना। मैंडेटरी ओवरटाइम, मैंडेटरी ओवरटाइम को देखना। वेज टू यूज पावर फॉर द प्रोफेशनल पर्पसेस, स्पीक अप, बोल देना है आपने, ठीक है, ऑफन। मूव, मैन ऑफ ऑनर, कोर्ट रूम सीन, ठीक है, मूवी या मैन ऑफ ऑनर को आपने देखना है। एक्सपर्ट पावर देखनी है, कनेक्शन पावर देखनी है, रिवॉर्ड पावर देखनी है, कोरिजन पावर देखनी है। So there are certain rules for using power. Use the least amount of power you can to be effective in your interaction with others. अब जो लीस्ट अमाउंट ऑफ पावर जो कि आपने यूज़ करनी है उसमें कहता है यूज़ पावर अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने देखनी है। लर्न व्हेन नॉट टू यूज़ पावर, और ये देखें कि जब आप पावर यूज़ नहीं कर रहे। फोकस ऑन द प्रॉब्लम नॉट द पर्सन, आपने प्रॉब्लम फोकस करनी है, पर्सन को नहीं करना। मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, नेवर एरोगेंट डिमांड्स, आपने पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, किसी किस्म की कोई एरोगेंसी शो नहीं करनी। यूज़ कोरिजन ओनली व्हेन मेथड्स डोंट वर्क, और आपने कोरिजन उसी वक्त यूज़ करने हैं, या कह लें कि पनिशमेंट उसी वक्त यूज़ करनी है जब आपको लग रहा है कि कोई और मेथड जो है वो मौजूद नहीं है। कीप इन्फॉर्म टू रिटेन योर क्रेडिबिलिटी व्हेन यूजिंग योर एक्सपर्ट पावर, ठीक है, और आपने अपनी क्रेडिबिलिटी को जो है वो माइंड से नहीं निकालना जब आप एक एक्सपर्ट पावर की कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं। अंडरस्टैंड, यू मे ऑल ए रिटर्न फेवर व्हेन यू यूज योर कनेक्शन पावर, जब आप अपनी कनेक्शन पावर यूज़ कर रहे हैं तो आपने इन सारी चीज़ों को भी अंडर कॉन्सेंट्रेशन रखना है। इन्फॉर्म्ड एंड कमिटेड नर्सेज, अब इन्फॉर्म्ड एंड कमिटेड नर्सेज क्या होता है, पॉलिटिकल असेसमेंट आ जाती है, स्किल्स एंड एटीट्यूड आ जाता है, एंड पॉलिसी चेंज आ जाता है, ठीक है। पॉलिटिकल असेसमेंट, स्किल्स एंड एटीट्यूड एंड पॉलिसी चेंज, ये सारी की सारी इन्फॉर्म्ड एंड कमिटेड के अंदर आ जाती है। सो व्हेन वी विल डिस्कस द ओवरऑल समरी, पावर इज नॉट ए नेगेटिव टर्म, पावर कोई भी जो है वो नेगेटिव टर्म नहीं होती। पावर एंड पॉलिटिक्स आर इंटरडिपेंडेंट, ये बेसिकली क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। देयर इज नो पॉलिटिकल गेन इन दी साइलेंस एंड सबमिशन, किसी भी किस्म का गेन नहीं है हमें इसकी साइलेंस और सबमिशन में। सो टाइप्स ऑफ पावर आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और जो हमने इनकी टाइप्स पढ़ी है वो भी बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम वन अनदर, सो वी कैन नॉट से कि दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। अब पॉलिटिक्स को जो है वो हम इसको डिटेल में जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आप इसको अच्छी तरह से देखें, पावर, पावर की टाइप्स को, इसके प्रिंसिपल्स को, इसके प्रोसेसेस को, इसकी डेफिनेशन को। पॉलिटिक्स से जो है वो फिर हम इसको नेक्स्ट करेंगे, अभी इसको आप इतना ही रखें, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप क्लास पूछ सकते हैं। पावर के पोर्शन से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।